Hello students, I am Dr. Meenu Arvind Agrawal, Associate Professor, Department of Psychology, RD Government Girls College। मैं आपको पिछली वीडियो में हाइंड ब्रेन के विषय में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको मिड तथा फोर ब्रेन के विषय में बताने जा रही हूँ। मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, इसकी संरचना बताऊंगी पहले आपको। मध्य मस्तिष्क में दो भाग माने जाते हैं। ऊपरी भाग को टेक्टम तथा निचले धरातल भाग को फ्लोर कहा जाता है। टेक्टम में सुपीरियर कॉलिकुली तथा इन्फीरियर कॉलिकुली, मध्य मस्तिष्क का उदरीय भाग वृहद मस्तिष्क तथा नाड़ी मार्गों से ढका रहता है। मध्य मस्तिष्क ही वृहद मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तथा शरीर के निचले केंद्रों को मिलाता है। इसके उदरीय तथा पृष्ठीय के मध्य में जो न्यूक्लाई के गुच्छे तथा तंतु मार्ग पाए जाते हैं उन्हें सामूहिक रूप से टैगमेंटम कहा जाता है। अब मैं आपको मध्य मस्तिष्क के कार्य बताऊंगी। मध्य मस्तिष्क के निचले भाग से सिर टिकना, पलकें गिरना जैसे प्रतिक्षेप क्रियाएं नियंत्रित तथा संचालित होती हैं। यहीं से ज्ञानवाही स्नायु ऊपर की ओर जाते हैं जिसे टेक्टम कहते हैं, संवेदी कार्यों का नियंत्रण करता है। टेक्टम में पाए जाने वाले सुपीरियर तथा इन्फीरियर कॉलिकुली, जिन्हें उच्च तथा निम्न कॉलिकुली कहा जा सकता है, क्रमशः दृष्टि आधार केंद्र तथा श्रवण आधार केंद्र कहे जाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोष ग्रंथि, लिम्बिक तंत्र तथा वृहद मस्तिष्क की रचना कही गई है। सबसे पहले थैलेमस। थैलेमस की जो संरचना है वो आपको समझा रही हूँ। थैलेमस अंतर मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग है जो लघु मस्तिष्क के सामने सेतु के ऊपर वृहद मस्तिष्क के नीचे स्थित रहता है। थैलेमस में दो भाग डॉर्सल तथा वेंट्रल पाए जाते हैं। डॉर्सल भाग उसके विषय में समझिए। थैलेमस के डॉर्सल भाग में शरीर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आने वाले ज्ञानवाही स्नायु यानी घ्राण संवेदना को छोड़कर जो ज्ञानवाही स्नायु है वो यहीं आके मिलते हैं, जहाँ से संवेदना मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुँचाई जाती है। शरीर की ज्ञानवाही नाड़ियाँ यहाँ आकर समाप्त हो जाती हैं, जिन्हें मस्तिष्क के केंद्रों तक पहुँचने के लिए यहीं से आज्ञा मिलती है। इस आधार पर थैलेमस का कार्य एक स्विच बोर्ड के समान माना जाता है। थैलेमस के इस डॉर्सल भाग में ज्ञानवाही तंतुओं के 6 केंद्र पाए जाते हैं। सीखने की क्रिया से पहला सामान्य सीखने की क्रिया से, दूसरा तथा तीसरा दृष्टि से, चौथा, पांचवा तथा छठा क्रमशः होठ, चेहरा तथा आंतरिक त्वक संवेदनाओं से संबंधित रहते हैं। अब दूसरा पार्ट है उसका वेंट्रल पार्ट यानी वेंट्रल भाग। इस भाग की रचना क्रियावाही है जिसका संबंध अनुकंपित स्नायु तंत्र से जुड़ा है। इस भाग की कुछ क्रियाएं हैं जैसे चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की, एनाबॉलिज्म यानी उपचय तथा अपचय क्रियाएं यानी कैटाबॉलिज्म क्रियाएं। दूसरा शरीर की ताप क्रियाएं, शरीर क्रिया में सहायता, संवेगात्मक अभिव्यक्ति में नियंत्रण, यौनिक क्रियाओं में नियंत्रण, अंतःस्रावी क्रियाओं में नियंत्रण, भोजन तृप्ति तथा प्राप्ति की क्रियाओं में नियंत्रण। ये सभी कार्य हैं वेंट्रल भाग के। ये पार्ट हमने समझा थैलेमस के अंतर्गत। अब हम दूसरा पार्ट है जो वो समझेंगे हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क की संरचना में हाइपोथैलेमस एक अति महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी संरचना तथा क्रिया निम्न रूप से पाई जाती है, जैसा मैं आपको बताने वाली हूँ। संरचना के विषय में थैलेमस का नीचे का अर्थात वेंट्रल भाग ही हाइपोथैलेमस कहलाता है। इस वेंट्रल भाग को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पीछे का भाग पोस्टीरियर पार्ट तथा आगे का भाग एंटीरियर पार्ट। ये दोनों ही क्रमशः स्वतंत्र स्नायु तंत्र के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्रियाओं के केंद्र माने जाते हैं। अनुकंपित तथा परानुकंपित क्रियाओं के केंद्र माने जाते हैं। अब हम समझेंगे हाइपोथैलेमस के कार्य को। हाइपोथैलेमस के जो वेंट्रल भाग का पीछे का भाग है, जो उसका पोस्टीरियर पार्ट है,
उस संवेग की अवस्था में क्रियाशील होकर अनुकंपित क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। अतः इसे संवेग का केंद्र, सेंटर ऑफ इमोशन भी कहा गया है। एक अध्ययन है, मॉलिना ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। मॉलिना तथा ब्रेडी ने 1960 में अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि वेंट्रल के पीछे के भाग को उत्तेजित करने पर उसमें भय, क्रोध और आक्रामकता के लक्षण देखे जाते हैं, जो स्वतंत्र स्नायु तंत्र की अनुकंपित क्रियाओं के लक्षण माने जाते हैं। कैनन तथा बार्ड का भी यही मत रहा है, जिन्होंने जेम्स के संवेग सिद्धांत को प्रायोगिक निष्कर्षों के आधार पर निष्कासित कर संवेग के केंद्रीय सिद्धांत को जन्म दिया, और जिसे हाइपोथैलेमेटिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी आधार पर जेम्स का परिधीय सिद्धांत पूर्णतः खंडित हो गया था। हाइपोथैलेमस के वेंट्रल भाग के पीछे के भाग को क्रियाशील बनाने पर जीव की हृदय गति, नाड़ी गति तथा रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, जो अनुकंपित क्रियाओं के लक्षण कहे जाते हैं। इन लक्षणों के श्वास क्रिया तथा त्वचा के बाल खड़े होने के भी लक्षण देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह भाग भूख, प्यास तथा यौनिक क्रियाओं के लिए भी जिम्मेदार बताया गया है। शरीर के अंतर्गत सामान्य संतुलन की क्रिया भी इसी केंद्र से शासित होती है। पोष ग्रंथि के साथ साथ सभी ग्रंथियों का नियंत्रण भी यहीं से शासित होता है। तीसरा है आपका पोष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। लघु थैलेमस से जुड़ी पोष ग्रंथि अपने स्नायु तंतु भी लघु थैलेमस से ही प्राप्त करती है। इसे मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कहने का कारण इसको अपना स्राव एड्रिनल, थायराइड तथा गोनाल्ड ग्रंथियों को पहुंचाना तथा नियंत्रण करना होता है। उक्त तीनों ग्रंथियों के स्राव में यदि कोई रुकावट आती है तो यही मास्टर ग्रंथि कही जाने वाली पोष ग्रंथि ही उसे पूरा करने में अपनी मदद पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त शरीर के विकास के लिए भी आवश्यक स्राव इसी ग्रंथि से प्राप्त होता है। चौथा है आपका दृष्टि स्नायु, ऑप्टिक नर्व। थैलेमस क्षेत्र में दृष्टि स्नायु के तंतु पाए जाते हैं। दृष्टि स्नायु दोनों आंखों से जुड़े हुए स्नायु पुंज दृष्टि स्नायु कहे जाते हैं, जो कोशों के अक्ष तंतुओं से बने होते हैं। इन्हीं स्नायुओं के द्वारा दृष्टि संवेदना मस्तिष्क के पृष्ठखंड में पहुंचकर दृष्टि प्रत्यक्षीकरण का नियंत्रण होता है। अब मैं आपको बताऊंगी लिम्बिक तंत्र, लिम्बिक सिस्टम। अग्रभाग में लिम्बिक तंत्र भी आता है। मानव मस्तिष्क के क्रम विकास में इसी भाग की पहचान बाद में की गई। केंद्रीय तंत्र को घेरे सूक्ष्म विशेषताएं, संरचनाएं लिम्बिक तंत्र कही जाती हैं। इस रचना में कॉर्टेक्स, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस के कुछ भाग सम्मिलित रहते हैं। लिम्बिक तंत्र में हिप्पोकैम्पस तथा एमिगडाला भी आते हैं। हिप्पोकैम्पस स्मृति का नियंत्रण और एमिगडाला संवेगात्मक व्यवहार का नियंत्रण करता है। स्नायु विज्ञानियों द्वारा प्रतिपादित मस्तिष्क के 5 खंडों में से प्रथम खंड अंतर मस्तिष्क यानी डाईएन्सिफेलॉन के नाम से जाना जाता है। यह मस्तिष्क के दो भागों में से नामित है, जिसमें दूसरा भाग मस्तिष्क खंड कहा जाता है। अब पांचवा पार्ट है अब वृहद मस्तिष्क यानी सेरिबेलम। सेरिबेलम की संरचना क्या है? वृहद मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। इसके मध्य में लंबवत एक बृहद दरार यानी फिशर पाई जाती है, जिससे वृहद मस्तिष्क को बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध यानी लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर 2 भागों में बांटा गया है। इन गोलार्धों के ऊपर बहुत पतली भूरे रंग की ग्रे मैटर की स्नायु कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। बृहद मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध एक दूसरे से स्नायु तंतुओं के एक विशेष गुच्छे से जुड़े रहते हैं, जिसे कार्पस कालोसम कहा जाता है। दोनों गोलार्धों में दोनों ओर से 2 गहरी दरार फिशर्स पाई जाती हैं, जिन्हें रोलेंडो की दरार यानी फिशर्स ऑफ रोलेंडो तथा सिलिवियस की दरार यानी फिशर्स ऑफ सिलिवियस कहा जाता है। इन्हीं दरारों की सहायता से वृहद मस्तिष्क 4 भागों में विभाजित कर देखा गया है, जिन्हें अग्रखंड यानी फ्रंटल लोब, मध्यखंड या शंखखंड जिसको बोलते हैं पेरिट्रल लोब, पार्श्व कपालखंड यानी टेम्पोरल लोब तथा पृष्ठखंड यानी ऑक्सीपिटल लोब भी में बांटा गया है। रोलेंडो की दरार पार्श्व कपालखंड में तथा सिल्वियस की दरार मध्य या शंखखंड के नीचे की ओर से पाई जाती है। अब इसका कार्य क्या है, क्रिया क्या है इसकी?
मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध अधिक सीमा तक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग पर और बायां गोलार्ध शरीर के दाएं भाग पर नियंत्रण रखते हैं। दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाले तंतु, जिन्हें कार्पस कोलोसम कहा गया है, यदि उसे काट दिया जाए तो दोनों गोलार्धों की स्वतंत्र क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्पेरी ने अपने इस प्रयोग में बिल्ली तथा बंदरों के ऊपर कॉर्पस कॉलोसम को काट दिया और फिर देखा कि उनके दोनों गोलार्धों के स्वतंत्र कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गोलार्धों की ऊपरी सतह के दूसर तंतु यानी ग्रे मैटर जो फाइबर्स हैं वो कॉर्टेक्स बनाते हैं। बृहद मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में कुछ अपने अपने कार्य के क्षेत्र हैं, जैसे सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, दृष्टि एरिया यानी विजुअल एरिया, श्रवण एरिया यानी ऑडिटरी एरिया, वाक स्पीच, और साहचर्य यानी एसोसिएशन एरिया। अब मैं आपको अगली वीडियो में इन सभी जो एरियाज़ हैं उसके विषय में बताऊंगी कि ये सारे एरियाज़ में अलग अलग किस प्रकार के कार्य से नियंत्रित करते हैं। ये किसके अंदर आएगा? फोर ब्रेन के अंतर्गत आएगा। यह मैं आपको सूक्ष्म रूप से बता देती हूँ। संवेदन क्षेत्र रोलेंडो की दरार के पृष्ठखंड की ओर से दरार के साथ साथ नीचे तक वह क्षेत्र है जहां मानव शरीर के विभिन्न अंगों से संवेदनाएं प्राप्त की जाती हैं। संवेदना प्राप्त करने की स्थिति संरचना की दृष्टि तथा शरीर में उत्पन्न संवेदनाओं में विपरीत संबंध मिलता है। इसका अर्थ है कि शरीर के ऊपर के भाग के अंगों की संवेदनाएं दरार के साथ ऊपर के हिस्से में स्थित रहती हैं। उदाहरण के लिए सिर से उत्पन्न संवेदनाएं प्राप्त करने की स्थिति नीचे की ओर तथा पैर या हाथ की संवेदना ऊपर की ओर ग्रहण कर गति क्षेत्र को दे दी जाती हैं, जहां गतिवाही क्षेत्र क्रिया की स्थिति में आता है। दूसरा है आपका गति क्षेत्र यानी मोटर क्षेत्र। रोलेंडो की दरार के सहारे अग्रखंड की ओर गति क्षेत्र मिलता है। यहाँ भी संवेदना क्षेत्र की तरह विपरीत स्थिति में ही रहता है। सिर से प्राप्त संवेदनाओं की क्रिया निम्न क्षेत्र से और नीचे से प्राप्त संवेदनाओं की क्रिया दरार के ऊपर स्थित क्षेत्रों से गतिमान होने का आदेश प्राप्त करती है। तीसरा है आपका दृष्टि क्षेत्र यानी विजुअल एरिया। यह क्षेत्र पृष्ठखंड में स्थित होता है। इसे संवेदीय गति क्षेत्रों की तरह बिंदुओं से चित्र में निर्देशित किया एक चित्र है जिसके अंदर ये बताया गया है। मैं आपको वो चित्र बताऊंगी जब आपको अगली वीडियो बताऊंगी, जिसमें मैंने कहा कि आपको डिटेल में समझाऊंगी। उसमें बताया गया है आँखों से संवेदना दृष्टि स्नायु इसी क्षेत्र में अपनी प्रवाह शक्ति पहुंचाते हैं और हमें रंग प्रकाश आदि की संवेदना प्रत्यक्ष दृष्टिगत होती है। दोनों आँखों के दाहिने भाग की दृष्टि पृष्ठखंड में दाहिने गोलार्ध में और दोनों आँखों के बाएं भाग की दृष्टि पृष्ठखंड के बाएं गोलार्ध में होती है। एक अन्य विभिन्न बात यह भी है कि बाईं आँख की दृष्टि क्षेत्र दाहिने कॉर्टेक्स में जाता है और दाईं आँख का दृष्टि क्षेत्र बाएं कॉर्टेक्स क्षेत्र में जाकर अपना प्रभाव प्रोजेक्ट करते हैं। चौथा है श्रवण क्षेत्र यानी ऑडिटरी एरिया। श्रवण क्षेत्र मस्तिष्क में सिल्वियस की दरार के पास पाया जाता है। चित्र में इसे बिंदुओं से फिर मैं जो आपको चित्र बताऊंगी उसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये पाया जाता है। फेरियर एक 1876 में इन्होंने अध्ययन किया। इस क्षेत्र में स्थानीयकरण पर शोध करके उन्होंने इस बात का पता लगाया है। इस क्षेत्र में यदि विद्युत प्रवाह की जाए तो रोगी अपने परिचितों की ध्वनि सुनते हैं। पांचवा है वाक क्षेत्र स्पीच एरिया। इस क्षेत्र का ब्रोका क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र को सन 1860 में सर्वप्रथम ब्रोका ने मस्तिष्क में बोलने के क्षेत्र केंद्र को पहचाना था। तभी से क्षेत्र का नाम ब्रोका वाक क्षेत्र यानी स्पीच एरिया पड़ गया। सिल्वियस की दरार के ऊपरी भाग में वाक क्षेत्र देखा गया है, जिससे मस्तिष्क के चित्र में जो मैं आपको बता रही हूँ कि बार बार कि उस चित्र में मैं आपको इनको सारे जो एरियाज हैं इनको अच्छी तरह से और प्रकाश डालूंगी। छठा है आपका साहचर्य क्षेत्र यानी एसोसिएशन एरिया। असंख्य तंतुओं से निर्मित यह क्षेत्र जो अब तक बृहद मस्तिष्क के वर्णों में नहीं आया है वह सभी साहचर्य क्षेत्र में कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में अधिगम यानी लर्निंग, स्मृति तथा इंद्रिय ज्ञान भरा होता है। इसे ज्ञान का केंद्र भी कहा गया है। जटिल क्रियाओं का नियंत्रण भी साहचर्य क्षेत्रों से होता है। भाषा का ज्ञान तथा प्रत्यक्षीकरण में जो संगठन की क्रिया होती है इसमें साहचर्य क्षेत्र भूमिका अदा करते हैं। विषम ज्ञान की प्रक्रिया का आधार भी यही क्षेत्र है। विषम ज्ञान से मतलब है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बृहद मस्तिष्क का अग्रखंड जिसमें असंख्य साहचर्य तंतु मिलते हैं
दार्शनिक चिंतन या अमूर्त चिंतन के लिए जिम्मेदार बनते हैं। कहने का अर्थ यह है कि उच्च मानसिक क्रियाओं, विभेदीकरण की शक्ति तथा स्मृति भंडार जैसे क्रियाएं कॉर्टेक्स के साथ साथ साचर्य तंतु भी संभालते हैं। वृहद मस्तिष्क की ऊपरी सतह जो असंख्य तंतुओं से निर्मित रहती है, जो भूरे पदार्थ से बनी रहती है, उच्च मानसिक क्रियाएं तथा उच्च अधिगम के लिए जिम्मेदार बताई गई हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमने मिड ब्रेन और फोर ब्रेन को समझा। फोर ब्रेन में जो मैंने आपको वृहद मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र बताए थे, उसको मैं अगली वीडियो में चित्र के द्वारा और स्पष्ट रूप से समझाऊंगी। थैंक यू।